नमस्कार, टीवी 45 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृष्णकांत। जिन नक्सलियों ने दशकों तक झारखंड में खूनी खेल खेला, उन्हीं नक्सलियों को उसी झारखंड में अब नानी याद आने लगी है। नए साल का पहला महीना ही झारखंड में नक्सलियों पर कहर बनकर टूटा है। सारंडा के जंगलों में बीते 3 दिनों से रुक रुक कर मुठभेड़ जारी है। अब तक 21 नक्सलियों का काम तमाम किया जा चुका है। यह तादाद और बढ़ सकती है क्योंकि मुठभेड़ में घायल दर्जनों नक्सलियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ऐसे में एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की चर्चा खूब होने लगी है। अमित शाह ने पूरे देश से 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का ऐलान किया है। झारखंड में उससे पहले ही लाल आतंक के खिलाफ अंतिम प्रहार शुरू हो चुका है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री के भरोसे पर उतरा खरा झारखंड। डेडलाइन से पहले झारखंड नक्सलवाद से होगा मुक्त। सारंडा जंगल में 3 दिनों से लगातार मुठभेड़ जारी। अब तक 21 हार्डकोर नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि। मरने वालों में 1 करोड़ का इनामी अनलदा शामिल। 2026 मार्च तक प्रदेश को नक्सल मुक्त का है मिशन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के किए वादे पर झारखंड लगभग खरा उतर गया है। नक्सलवाद को 31 मार्च 2026 को लेकर अमित शाह टास्क देने के साथ एक मिशन बनाया, जिस पर केंद्रीय सुरक्षा बल और झारखंड पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 2 दर्जन से अधिक हार्डकोर नक्सलियों का सफाया हो गया। वहीं दर्जन नक्सलियों ने डर से आत्मसमर्पण कर दिया। पहले देखिए प्रमुख रूप से मारे जाने वाले इनामी कमांडर नक्सलियों में शामिल होने वालों की सूची। मारे गए नक्सलियों के नाम: पतिराम मांझी उर्फ अनलदा सीसीएम, अनमोल उर्फ सुशांत बीजेएससी, अमित मुंडा आरसीएम, पिंटू लोहरा जेडसीएम, लालीजीत उर्फ लालू एसजेडसीएम, समीर सोरेन एसजेडसीएम, राजेश मुंडा एसीएम, बुलबुल एसीएम, बबीता एसीएम, सूरज मुनि हार्डकोर, पूर्णिमा एसीएम, जोंगा हार्डकोर, सोमवारी हार्डकोर, सोमा होनागा कैडर। सारंडा जंगल में गुरुवार से जारी सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 22 जनवरी को हुए मुठभेड़ में 1 करोड़ रुपए का इनामी और माओवादी संगठन का केंद्रीय कमेटी सदस्य अनलदा उर्फ पतिराम मांझी समेत कुल 10 नक्सली मारे गए हैं। वहीं 23 जनवरी को नक्सलियों से 100 उठाने के दौरान हुए फिर मुठभेड़ में 2 और 24 जनवरी को सर्च अभियान के दौरान 4 नक्सली को ढेर किया गया है। हालांकि इस दौरान हमारे 2 जवान भी घायल हो गए हैं। इस दौरान टीवी 45 के जाबाज टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर समाचारों का संकलन भी किया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने टीम को अपनी सुरक्षा घेरे में ही रखा। हालांकि इस अभियान को लेकर पक्ष और विपक्ष में राजनीति भी हो रही है। सत्ता पक्ष इसे सीएम हेमंत की दृढ़ निश्चय करार दे रहे हैं, तो बीजेपी इसे राज्य सरकार पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के दबाव का परिणाम बताने से नहीं चूक रहे हैं। नक्सली मुठभेड़ में सफलता मिलने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि अमित शाह का मिशन के कारण ही जवानों को इतनी बड़ी सफलता मिली है। नहीं, ठीक है, मारे गए हैं तो अच्छी बात है, मारना ही चाहिए। अब ये मुझे लगता है कि केंद्र की तरफ से जो अभियान चलाए जा रहे हैं, अमित शाह जी ने कहा है कि मार्च 2026 तक पूरे देश को नक्सली मुक्त करने का काम करेंगे। और उसी अभियान के तहत जो भी नक्सली मारे जा रहे हैं, उस अभियान के तहत 2025 झारखंड पुलिस के लिए नक्सल फ्रंट पर
अभूतपूर्व सफलता वाला वर्ष साबित हुआ। केंद्रीय बलों के साथ मिलकर पुलिस ने नक्सलियों को भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे राज्य से लाल आतंक का सूर्य अस्त होने के कगार पर पहुंच गया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2025 में एनकाउंटर में 32 नक्सली मारे गए, 30 से अधिक ने हथियार डाल दिए और 279 को गिरफ्तार किया गया। वहीं वर्ष 2026 के पहले महीने में 21 नक्सलियों को ढेर करने से जहां नक्सलियों के मनोबल टूट चुका है, वहीं सुरक्षा बलों का हौसला 7वें आसमान पर है। जी हाँ, तो नक्सलवाद के खिलाफ अब अंतिम प्रहार की बारी आ गई है और इसकी सुगबुगाहट भी देखने को मिली है। सारंडा के जंगल में जो कुछ बीते 3 दिनों से हो रहा है, कहीं न कहीं हम अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं, यानी कि लक्ष्य नक्सल मुक्त झारखंड, नक्सल मुक्त भारत। और आज इसी मसले पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी से विजय चौरसिया जी हैं, हमारे साथ जेएलकेएम के महासचिव विजय सिंह जी भी जुड़ रहे हैं। थोड़ी देर में कुछ और मेहमान जुड़ेंगे। हम आप सभी का स्वागत करते हैं, आप सभी को जोहार। और विजय जी, हम आपसे शुरुआत करते हैं। हम खासकर झारखंड को ही सेंटर में रखते हैं और झारखंड में हमने देखा कि बीते 25-26 सालों में नक्सलवाद का दंश झारखंड ने बखूबी झेला है और इसके कई दूरगामी परिणाम हम भुगत रहे हैं। कहीं न कहीं विकास के पैमाने पर भी झारखंड के पिछड़ेपन का एक बड़ा कारण नक्सलवाद रहा है, लेकिन अब जो है वो तस्वीर पलट रही है। अब हम नया अध्याय के पन्ने पलटने के लिए आगे देख रहे हैं। इस चीज़ को जिस तरह सारंडा के जंगल में ये नया साल है और नया साल का पहला महीना ही है, और इस दौरान जो कुछ सारंडा में हुआ है, जो एक्सरसाइज हुई है और या जो ऑपरेशन हुआ, इसे लेकर आपकी पहली टिप्पणी क्या होगी चौरसिया जी? आवाज थोड़ा वाइब्रेट कर रहा है और इको भी हो रहा है। ठीक है, मैं अपने पीसीआर से कहता हूं कि आवाज़ को थोड़ा आप दुरुस्त करेंगे। हम तब तक विजय सिंह जी के पास चलते हैं। विजय जी, आप सुन पा रहे हैं? आपके पास ऑडियो ठीक है जी? हमारा आपसे यही जी, आपका भी इको आ रहा है जी, तो हम कोशिश करेंगे पीसीआर से कि इसे दुरुस्त करें। तब तक इस बात को हमें जानना ज़रूरी है कि आखिर जब हम आज 2026 के दहलीज तक पहुंचे हैं और जब हमने मार्च 2026 का एक डेडलाइन तैयार किया है, तो इसके मायने बहुत ख़ास हैं और बहुत ज़रूरी भी, क्योंकि एक अरसा गुजर गया नक्सलवाद का दंश झेलते हुए। हमने बहुत कुछ खोया है, हमने अपनों को खोया है, कई खून बहे हैं और उसके छींटे झारखंड के एक जनमानस इसे भली भांति आत्मसात करता है, इसे महसूस करता है। इसलिए ज़रूरी है कि इस मसले पर चर्चा की जाए। अगर झारखंड से और देश से नक्सलवाद खत्म होता है तो कहीं न कहीं एक नए सवेरे की उम्मीद हम पाल सकते हैं। विजय चौरसिया जी, आप सुन पा रहे हैं? अब सब कुछ दुरुस्त है? अब ऑडियो नहीं, ऑडियो दुरुस्त नहीं है जी, आवाज बहुत इको हो रहा है जी। पीसीआर एक बार इसे देखें प्लीज़। और हम चाहेंगे कि इस फुल स्क्रीन विजुअल चलाएं, जिससे लेकर हम तस्वीर जो है थोड़ी बहुत हम लोगों को बता सकें। तब तक हम अपने ऑडियो को दुरुस्त करते हैं। तो कहीं ना कहीं 22, 23 और 24 जनवरी की ये तारीख जो है झारखंड में नक्सलवाद के खात्मे के लिए एक अहम तारीख, या कह सकते हैं कि मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि एक बड़ी कार्रवाई झारखंड में हमें देखने को मिली है। बता दें आपको कि ये जो ऑपरेशन हुआ है, ये जो मुठभेड़ हुई है, इसकी पटकथा कहा जाता है कि 3 महीने पहले ही लिखी जा चुकी थी, जब केरल से सावन टुट्टी नाम के खूंखार नक्सली की गिरफ्तारी हुई थी। एनआईए ने उससे पूछताछ में कई अहम जानकारियां जुटाई थी। सावन टुट्टी जिले के टोकलो थाना क्षेत्र के जर्जरा इलाके की लांजी पहाड़ी पर साल 2023 में डायरेक्शनल बम विस्फोट का मास्टरमाइंड था। घटना के बाद से ही वो फरार था। उसे एनआईए ने केरल के इडुक्की इलाके से 14 अक्टूबर 2025 को, यानी अक्टूबर महीने में गिरफ्तार किया था। सावन टुट्टी को रिमांड पर लेकर बता दें आपको कि 14 अक्टूबर 2025 को ही सावन टुट्टी की गिरफ्तारी हुई थी केरल से। सावन टुट्टी को रिमांड पर लेकर एनआईए ने पूछताछ की थी। इसके बाद एनआईए को इस बात की जानकारी पहले से थी कि सावन टुट्टी इनामी नक्सली अनलदा और प्रतिराम मांझी, निसिर बेसरा और असीम मंडल के काफ़ी नज़दीकी हैं और इसके पास से उनके संबंध में कई जानकारी मिली। सूत्र बताते हैं कि सावन टुट्टी की गिरफ्तारी के बाद इनामी नक्सली और
नक्सलियों के संगठन के बारे में सुरक्षा बलों को काफ़ी इनपुट बहुत पहले मिल चुका था। सारंडा जंगल में 2 करोड़ 20 लाख के इनामी 3 नक्सली दस्ते अलग अलग एक्टिव थे। इनमें से सुरक्षा बलों ने 2 करोड़ 35 लाख के इनामी अनलदा और प्रतिराम मांझी के दस्ते को ठिकाने अब लगा दिया है। इसके बाद अब 2 इनामी नक्सलियों के दस्ते सारंडा जंगल में एक्टिव हैं। सूत्र बताते हैं कि इन दस्तों में 60 से 65 के करीब नक्सली अब भी एक्टिव हैं। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुआ है। एक बार फिर से हम अपने मेहमानों का रुख करते हैं और विजय सिंह जी, मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं। आवाज आ रही है अब सही है जी? विजय सिंह जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं और कहीं ना कहीं मेरा सवाल आपसे वही है कि नया साल का पहला महीना है और हम जो लक्ष्य, जो तारीख, जो डेडलाइन गृह मंत्री अमित शाह ने तय किया है, हम बहुत करीब उसके पहुंच चुके हैं। अब बमुश्किल 2 महीने का समय बचा है। ऐसे में सारंडा में जो भी एक्सरसाइज हुआ और जो भी मुठभेड़ हुई है, इसे लेकर आपकी पहली टिप्पणी क्या होगी? सबसे पहले तो दर्शकों को जोहार करता हूं और कृष्णकांत जी, जिस ढंग से पिछले 3 दिनों के अंदर सारंडा के जंगल में मुठभेड़ चल रही है और अब तक 15 + 2 + 4 कुल 21 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है और इस पूरे ऑपरेशन में 2 जवान घायल हुए हैं। हमको लग रहा है कि जो इनपुट मिला था सुरक्षा बलों को कि उनके रसद खत्म हो गया है, राशन खत्म हो गया है और उनका जो मूवमेंट था उसका एग्जैक्ट लोकेशन सुरक्षा बलों को मिलने के बाद जिस ढंग से 1,500 जवानों की मदद से घेराबंदी शुरू की गई थी और उसका अपेक्षित परिणाम अभी सबके सामने है। निश्चित तौर पर नक्सल मुक्त झारखंड, नक्सल मुक्त देश, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक आम आदमी की अवधारणा है। सुरक्षा बलों को बधाई देनी चाहिए। सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो तारीफ के काबिल है और जो संकल्प देश के गृह मंत्री ने लिया है कि मार्च 2026 तक पूरे देश को नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा, हमारी पार्टी इसका स्वागत करती है। लेकिन जिस कारण से नक्सलवाद का जन्म हुआ, 1960 में जब नक्सलवाड़ी में इसकी स्थापना की गई और वहां से जब इसकी चारू मजूमदार और कानून सन्याल के द्वारा जब शुरुआत की गई, तो जो हालात रहे थे तब से लेकर अब तक देश बहुत बदल चुका है और इस बदले हुए परिवेश में नहीं लगता है कि देश के अंदर नक्सलवाद की कोई जरूरत है और नक्सलवाद को प्रासंगिक कोई भी आदमी ठहरा सकता है। इसलिए हमको लग रहा है कि जो समूल निष्क्रिय करने के लिए जो टोटल एलिमिनेशन का प्रोग्राम गृह मंत्री ने सुरक्षा बलों को जो टास्क सौंपा है, निश्चित तौर पर वो काबिल तारीफ है, उसका वेलकम होना चाहिए। लेकिन हमको लग रहा है कि इस पूरी समस्या पर एक बार राष्ट्रीय बहस भी होनी चाहिए कि किन कारणों से और किस परिस्थिति में, किस सोशो इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन के कारण एक आम जो ग्रामीण है वो बंदूक उठाकर जंगलों में जाता है। तो इस पर एक राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए और देश में नक्सलवाद की पुनरावृत्ति न हो, इस पर भी सरकारों को गंभीरता से विचार करना पड़ेगा और इस पर बहस भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच न होकर सरकार को आत्मचिंतन, आत्ममंथन करना है कि लोगों को जब थानों में पैसे मांगे जाएंगे, वहां लोगों की बेवजह पिटाई होगी। सीओ वीडियो कार्यालय में जब उनसे जायज काम के लिए पैसे मांगे जाएंगे, भ्रष्टाचार चरम पर होगा। जब मीडिया उनके सवालों को जगह नहीं देगी, जब सिस्टम में वो अपने आप को सुरक्षित नहीं पाएंगे, तो कहीं ना कहीं शोषित व्यक्ति बंदूक उठा सकता है और वो जंगलों की तरफ जाता है। हमको लगता है कि इस पर एक राष्ट्रीय बहस होने की जरूरत है कि देश के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त, लोगों को समान अवसर मिले, समान और रोजगार का, लोगों को समान अवसर मिले तरक्की करने का, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जातीय डिस्क्रिमिनेशन के ये काम होना चाहिए। सरकारों का ये महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है और लोग जो है, मतदाता जो है देश के अंदर, मतदाताओं की भी ये महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है कि सही लोगों को वो चुन करके विधानसभा और लोकसभा के अंदर भेजे ताकि पॉलिसी अच्छी बने, देश तरक्की करे, राज्य तरक्की करे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम हो, एजुकेशन पर काम हो, हेल्थ पर काम हो, रोजगार सृजन पर काम हो, समाज में सम्मान पूर्वक जीने की व्यवस्था बने, किसी का शोषण ना हो, किसी की जमीनें ना लूटी जाए। क्योंकि अगर इस तरह का अगर माहौल बनेगा तो फिर तूफान भी उठेगा, लेकिन लोकतंत्र के अंदर इस तरह के गलत तूफान की जरूरत नहीं। निश्चित तौर पर गृह मंत्री का जो ये इनिशिएटिव है, जिस टास्क को सुरक्षा बल के जवान पूरा कर रहे हैं, हमारी पार्टी उसका स्वागत करती है। लेकिन साथ में जो सवाल मैंने अभी आपके डिबेट में उठाए हैं, इन सवालों पर भी राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। बिल्कुल, हमारे हैं और हेमंत जी, मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं
विजय चौरसिया जी के पास आता हूँ। विजय चौरसिया जी, आपने विजय सिंह जी को सुना और कहीं ना कहीं विजय सिंह के बातों से ये एक सवाल सामने आता है कि भले ही क्या इन ऑपरेशन से हम नक्सलियों का खात्मा कर रहे हैं या नक्सलवाद का खात्मा कर रहे हैं, क्योंकि नक्सलवाद की जो वजह थी अब भी हमारे सिस्टम में वो बना हुआ है। चौरसिया जी, सबसे पहले तो बैठे हुए सभी भाइयों को मेरा प्रणाम है। और आज बसंत पंचमी का द्वितीय दिन है। माँ ज्ञान की देवी सरस्वती माता को प्रणाम है। और आज जयंती है जो भारतीय राजनीति के सुचिता कहे जाते हैं, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को भी हम आपके मंच से नमन करता हूं। विजय जी की बातें बिल्कुल सही है और मैं उनसे सहमत भी हूं, लेकिन जिस 1967 की बात विजय जी ने कहा, जो नक्सलबाड़ी से, पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने किसानों को जमींदारों के खिलाफ गोलबंद करके एक नया रूप दिया था सीपीआई-एम को, क्योंकि सीपीआई-एम के सदस्य थे वो, और माओ त्से तुंग के विचारधारा से, चीन के माओ त्से तुंग के विचारधारा से जो क्रांति का श्रीगणेश उन्होंने पश्चिम बंगाल में किया था, अगर उसी समय सरकारें जग जाती और इन चीजों को समय रहते दबा लेती, तो मैं समझता हूं कि अभी जिस चीज के लिए हम लोग डिबेट कर रहे हैं या जिस अभियान को टारगेट में लेकर के हमारे गृह मंत्री काम कर रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। खैर, ऐसा नहीं हो पाया और हमारे देश के छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार, आंध्र प्रदेश एक रेड कॉरिडोर जैसा बन गया नक्सलियों का, और वर्षों बरस ये चलता रहा, राजनीति होती रही, लेकिन इसके खात्मे का कोई संकल्प कोई सरकार ने ली नहीं। जब से इस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, वो एक टाइम पीरियड को लेकर के सारी चीजों को सुधारने में लगे हैं। आपको याद होगा, हम लोगों ने पिछला डिबेट भी किया था कि 2047 तक आदरणीय नरेंद्र मोदी एक विकसित भारत देखना चाहते हैं विश्व के मानचित्र में, और ऐसे हालात के लिए वो रफ्ता रफ्ता और स्टेज बाय स्टेज केंद्र सरकार, एनडीए की सरकार एक एक कदम आगे बढ़ा रही है, सारा सेटअप तैयार कर रही है। आपको याद होगा कि सरकार जब बनी नरेंद्र मोदी जी की, तो उन्होंने एक योजना लाई, जनधन योजना। जनधन योजना ये थी कि प्रत्येक व्यक्ति का खाता राष्ट्रीयकृत बैंकों में खुल जाए, वो जीरो बैलेंस में खुले। दूसरी जो योजना चलाई हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, वो था सभी को खाद्यान्न पहुंचाना। लोगों ने आलोचना किया, अभी भी आलोचना होती है, लेकिन इन दोनों योजनाओं के पीछे कारक क्या रहा? कारक यही रहा कि लोग जब बंधुआ मजदूर बनते हैं, लोग जब असमानता की जिंदगी जीते हैं, लोगों में जब नाजायज दमन होता है, लोगों की जब जमीनें हड़प ली जाती है, लोगों को जब प्रताड़ित किया जाता है, तो मजबूरन ऐसे जुआ, ऐसी जूतियां बंदूक के रास्ते पे चल निकलता है, जिसकी चर्चा अभी विजय जी कर रहे थे। वो युग अब खत्म हो चुका है। मैं पिछले डिबेट में भी जिक्र किया था और इस बार भी जिक्र करता हूं कि एक पिक्चर आई थी प्रकाश झा साहब की, दामुल। अन्नू कपूर उसमें मेन लीड हीरो में थे, और उस दामुल पिक्चर को जब आप देखेंगे, वो हमको लगता है 70 के दशक की ही पिक्चर थी। उस दामुल पिक्चर में ये पूरी पाठकथा इस चीज के लिए थी कि कैसे व्यक्ति को इस नक्सलवाद के रास्ते पे ढकेल दिया जाता है, उसको इतना प्रताड़ित किया जाता है, उस पर इतनी दंबिश दी जाती है, उसको इतना मजबूर किया जाता है कि अंततः जब उसका कोई नहीं सुनता तो वो बंदूक उठा लेता है। अब वो परिस्थितियां नहीं रही। अब हर हाथ में मोबाइल है, हर हाथ मीडिया का सहयोगी हो गया है। अब चीजें पर्दे में नहीं है, हर व्यक्ति को अनाज मिलता है इस सरकार में, हर व्यक्ति का खाता है, और उसमें जो बेनिफिट, जो लाभ केंद्र सरकार देना चाहती है या राज्य सरकारें देना चाहती है, वो डायरेक्ट उसके खाते में जाता है। अब कहीं कोई व्यक्ति इस तरह की मजबूरी में नहीं है कि उसको हार करके अपनी जिंदगी और अपने परिवार से खिलवाड़ करना पड़े और वो बंदूक उठा ले। मैं बात कर रहा था 2047 का। 2047 में विश्व के मानचित्र में भारत एक विकसित देश नजर आवे, एक शक्तिशाली देश नजर आवे,
इसके लिए जरूरी है कि यहाँ के जुआओं और यहाँ के के हाथों में बंदूक ना हो, बल्कि कलम हो, हुनर हो, पूंजे हो, जिससे वो देश की और समाज की सेवा में लगे रहे। अगर आज भी अगर कोई पैरोकार है इन नक्सलियों का कि नहीं वो सही है, वो बंदूक का रास्ता अपनाए वो सही है, तो मैं समझता हूं कि एक खालिश अपराध है, एक खालिश जुर्म है। आज की परिस्थिति वो परिस्थिति नहीं है जो 60 और 70 के दशक की परिस्थिति थी। आज परिस्थितियां बदल चुकी है। आज सभी के हाथों में मोबाइल है, सभी के हाथों में कलम है और सभी शिक्षा से रूबरू हो चुके हैं। ठीक है, आपकी बात आ गई। अब हम तो हेमंत जी का रुख करते हैं और हेमंत जी से एक थोड़े विस्तृत पर्सपेक्टिव में इसे समझने की कोशिश करते हैं। हेमंत जी, मुझे याद है कि इससे पहले की सरकारों ने भी कहने को नक्सलवाद को लेकर कई अभियान चलाए थे। हमने ग्रीन हंट ऑपरेशन का भी दौर देखा है और कहा जाता कि उस दौर में एक मोर्चे पर सरकार ऑपरेशन भी चलाती थी, दूसरे मोर्चे पर डायलॉग की भी कोशिशें होती थी। हम देख रहे हैं कि मोदी एरा में, खासकर नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, नक्सली और सरकार के बीच बातचीत जैसा मौका बनते हमने बहुत कम देखा है और सरकार सीधे तौर पर ऐसे ही एक्शन से नक्सलियों को खत्म करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि विजय सिंह जी ने कुछ पॉइंट्स सामने रखा था, तो उसी पॉइंट से हमारा सवाल वो है कि क्या हथियार का जवाब हथियार से देकर ही हम नक्सलवाद को खत्म कर सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं जिस विकास की बात विजय चौरसिया जी कर रहे हैं कि उस विकास के पैमाने पर अभी हम कितना आगे बढ़ चुके हैं, और आखिर नक्सलवाद को अगर हमने खत्म कर रहे हैं और हम अपने मुकाम तक पहुंच रहे हैं, तो इसमें वो 2-3 फैक्टर क्या रहे? हेमंत जी, हेमंत जी आप सुन पा रहे हैं हमें? शायद हेमंत जी से कनेक्शन हमारा कट गया है। विजय सिंह का रुख करते हैं। विजय जी, आपने जो पॉइंट्स रखा वो पॉइंट पूरी तरह वैलिड और प्रासंगिक है। मेरा वही सवाल ये है आपसे भी है कि आज भी जो समस्याओं को आपने इंगित किया वो समस्याएं आज भी हैं सिस्टम में। कहीं ना कहीं जिस ह्यूज पैमाने पर, जिस बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों को मोर्चेबंदी के लिए झोंका गया, कई मोर्चों पर नए नए कमांड एरिया खोले गए, तमाम जंगलों में कैंप स्थापित किए गए, नए नए कैंप स्थापित किए, इसका असर है या फिर सरकार की योजनाओं का भी असर है जिसकी बात विजय चौरसिया जी कर रहे थे? कि सारंडा में फिलहाल जो कामयाबी मिल रही है सुरक्षा बलों को, वो सटीक इनपुट के कारण और जो नक्सलियों के निकल भागने के जो एग्जिट पॉइंट थे उनको ब्लॉक किया गया है। जो जानकारी मीडिया रिपोर्ट के जरिए हम लोगों तक पहुंच रही है उसमें ये है कि वहां से निकलने के जितने भी रास्ते थे, कुल 34 या 36 रास्तों को लोगों ने चिन्हित किया था, उसको ब्लॉक कर दिया गया है। और सबको जो इनपुट जो मिला था सुरक्षा बलों को कि उनके पास राशन खत्म हो गए हैं, और उसको लेकर के जो बैकअप के लिए वो ग्रामीण लोगों से वो संपर्क कर रहे थे जो जंगल के भीतर निवास कर रहे हैं, और इस इनपुट के आधार पर इस पूरे मुठभेड़ की या इस पूरे ऑपरेशन की शुरुआत हुई है। तो अपेक्षित परिणाम आ रहा है, सुरक्षा बल अपना काम कर रहे हैं। और जिन बातों को लेकर के भाई विजय चौरसिया जी जिक्र कर रहे थे, निश्चित तौर पर कुछ हाथ उनका भी है कि अब जो नक्सलवाद का जो दायरा है वो सिमट रहा है। अगर बोकारो डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो महुआटाड़ इलाके का जो महुआटाड़ का जो इलाका है, इधर झुमरा का जो इलाका है, निश्चित तौर पर जो स्थिति है वो पहले से बेहतर है। पहले सड़कें नहीं होती थी, आज सड़क बन रही है। इसका मतलब है कि ग्रामीणों के बीच में जो उनकी धमक थी वो कमजोर पड़ी है। लोग पलायन कर चुके हैं, जो नक्सल थे वो यहाँ से पलायन कर चुके हैं, दूसरी जगहों में है, लोग अमन चैन से जी रहे हैं यहाँ पर। बट मैं फिर कहना चाहता हूँ कि समस्याएं एक नहीं है, समस्याएं बहुत है। अभी विजय चौरसिया जी ने एक बात का जिक्र किया है, मैं उस पर थोड़ी सी अपनी बात रखना चाहता हूँ। वो ये कहना चाह रहे हैं कि देश में बहुत सारे लोगों को पीडीएस का चावल दिया जाता है और लोगों को खाद्यान्न की समस्या आज नहीं है, लेकिन इसका जो ड्रॉबैक हुआ है उस पर विजय जी नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जब से ये 5 किलो राशन का कॉन्सेप्ट आया है, जो छोटे किसान थे वो अपने खेतों से दूर हो गए, वो अब खेती करते नहीं है, वो 5 किलो राशन पर वो निर्भर हो गए हैं। ये देश का दुर्भाग्य है, ये नहीं होना चाहिए था, एक बात। और दूसरी बात, लेकिन ये भी सच्चाई है कि बहुत सारे संपन्न लोग जो आईटीआर भरते हैं, वैसे लोग भी बुलेट से जाकर के, कारों से जाकर के पीडीएस का राशन उठा रहे हैं। ये भी दुर्भाग्य का विषय है। लेकिन जिस बात पर फक्र कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि हम लोग 80 करोड़ लोगों को पीडीएस का चावल देते हैं,
ये देश के लिए शर्म की बात है, देश के लिए गर्व का बात नहीं। निश्चित तौर पे फूड सेफ्टी, फूड सिक्योरिटी होना चाहिए, बट इतने बड़े पैमाने पर नहीं होना चाहिए। सरकार को लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि फिलहाल जो हम 80 करोड़ लोगों को खाने का अनाज दे रहे हैं, वो घट करके कैसे 50 करोड़, 40 करोड़, 30 करोड़, 20 करोड़, 10 करोड़ लोगों की संख्या हो, तो इसको लेकर के सरकार को प्लानिंग करनी चाहिए, एक बात। और दूसरी बात, एक और बड़ी समस्या इस देश के सामने खड़ी हो रही है कि जो पढ़े लिखे जो बेरोजगार नौजवान है, उनकी अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा है। भारत जो जनसंख्या है, जनसंख्या एक समस्या नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मुझे आज भी याद है कि जो बढ़ा हुआ जनसंख्या है भारत की ताकत है, भारत का अवसर है, दूसरे देशों को कंट्रोल किया जाता है। लेकिन देश के अंदर बेरोजगारों का जिस ढंग से शोषण किया जा रहा है आउटसोर्सिंग के कारण और अप्रेंटिसशिप के कारण, इस पर भी विचार करना पड़ेगा कि एक आम पढ़ा लिखा, न सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन वाला, टेक्निकल एजुकेशन वाला युवा भी यहाँ पे प्रताड़ित हो रहा है ट्रेनिंग के नाम पर और आउटसोर्सिंग के नाम पर। सरकारी स्क्रॉल पे लगभग नौकरियां आज के तारीख में नहीं है, सभी जगह आउटसोर्सिंग कंपनियां काम कर रही हैं और ये आउटसोर्सिंग कंपनियां पढ़े लिखे युवाओं का शोषण कर रही हैं। इस पर भी सरकार को विचार करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि जो आग जंगल में लगा है और जिस आग को बुझाने के लिए सुरक्षा बल अभी जंगल की खाक छान रहे हैं, जंगलों में मुस्तैद होकर के उन पर गोलियां चला रहे हैं, शहरों पर युवा बगावत करेंगे। तो मेरा मानना यह है कि इस देश की जो पर कैपिटा इनकम है उसको बढ़ाने की जरूरत है और सिर्फ कागजों पर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। वास्तविक रूप से उस पर विचार करना पड़ेगा कि देश का जो पढ़ा लिखा युवा है वो 12,000 15,000 पे खट रहा है आपके आउटसोर्सिंग कॉन्सेप्ट के कारण, और आपने उस आउटसोर्सिंग कॉन्सेप्ट को पार्लियामेंट से एक्ट के जरिए लेकर के आप आए हैं, जिसका फायदा केंद्र की सरकार उठा रही है, रेलवे उठा रहा है, राज्य सरकार उठा रही है, प्राइवेट कंपनियां उठा रही हैं। तो सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए कि मिनिमम आज का 25 साल का युवा कैसे 25,000, 30,000, 40,000 रुपया कम से कम वो कमा पाए, इसको लेकर के सरकार को नीति बनानी पड़ेगी। बिल्कुल, कहीं न कहीं लोगों के आय बढ़ाने को लेकर और सामूहिक तौर पर झारखंड का पर कैपिटा इनकम बढ़ाने को लेकर भी सरकारों को काम करनी पड़ेगी। लेकिन मेरे पास एक आम आंकड़ा है विजय चौरसिया जी, बताया जाता है कि एक रिपोर्ट है मेरे पास जिसमें कहा गया है कि बीते एक साल में झारखंड में ही 45 नक्सली मारे गए और 24 नक्सलियों पर, इनमें से जो मारे गए उनमें 7 करोड़ 64 लाख रुपए का इनाम था। अगर हम बात करें बीते 5-6 सालों का जो आंकड़ा है मेरे पास, उसमें क्या ये बताया जाता है कि 2025 में सबसे ज़्यादा नक्सली खत्म हुए हैं इनकाउंटर में। जो आंकड़ा है 2017 में 27, 2018 में 25, 2019 में 31, 2020 में 18, 2021 में 8, 2022 में 13, 2023 में 14, 2024 में 11, 2025 में 28 और 2026 में यानी कि पहले महीने में ही 21 नक्सलियों का खात्मा हम लोग कर चुके हैं। तो जिस तरह से रफ्तार बढ़ी है, तो क्या अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह के जो रोड प्लान था, रोड मैप था नक्सलवाद के खात्मे में, ऐसे ही सैन्य कार्रवाइयों को लेकर था, ऐसे ही सुरक्षा बलों की सशस्त्र कार्रवाई को लेकर ही था? क्योंकि जिस तरह से हम तादाद बढ़ते देख रहे हैं और हम नज़दीक पहुंच रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं विकास की बात थोड़ी बेमानी हो जाती है। जी चौरसिया जी, विकास की बात कैसे बेमानी हो जाती है? को खत्म कर रहे हैं और यहाँ पर बीते 2 साल में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मुठभेड़ एनकाउंटर की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उसमें नक्सलियों के मारे जाने की तादाद भी बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं अगर सरकार विकास योजनाओं को जमीन तक पहुँचा रही है, लेकिन आखिर आपने सैन्य ऑपरेशन को भी, सशस्त्र बलों के कार्रवाई को भी बढ़ाया है, तभी तो लोग मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं नक्सली, और इसे आप अपनी सफलता बता रहे हैं। मैंने पहले ही बताया और मेरे पैनल में बैठे हुए दूसरे पैनलिस्ट ने भी बताया कि 60 के दशक में नक्सल का शुरुआत अपने देश में हुई और एक रेड कॉरिडोर सा बन गया। मैंने आपको बताया कि झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार और आंध्र प्रदेश, और तत्कालीन सरकारों ने इसको खात्मे को लेकर के, इसकी समाप्ति को लेकर के कोई गंभीर और ठोस कदम नहीं उठाए। अब हमारे जो आदरणीय गृह मंत्री है, उन्होंने 26 मार्च तक का टारगेट दे दिया था, आपको पता है 2025-24 में ही, और उसी को चलते सैन्य कार्रवाइयां भी बढ़ी। लेकिन आप सिर्फ ये बात नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ मारे गए आप,
नक्सली, हजारों नक्सली सरेंडर भी किए, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात करे, झारखंड की बात करे, उड़ीसा की बात करे, महाराष्ट्र में हजारों नक्सली विजय सरेंडर चौरसिया जी, किए। आपने यही और ऑप्शन दे दिया है कि या तो सरेंडर कीजिए या तो खत्म हो जाइए, यही ऑप्शन है ना। पहले कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन, बातचीत का भी एक जरिया होता था, लेकिन वो चीज, उस चीज को आपने बिल्कुल एक तरह से, एक सिरे से खत्म कर दिया है। और क्या ऑप्शन दिया जा सकता है? जी। आप बंदूक की भाषा में बात करते हैं, सरकार आपको और कौन सा ऑप्शन देगी? आपके पुनर्वास भी तो का जिम्मा सरकार ले रही है। आपको याद होगा कि जब जब झारखंड में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी ने ही झारखंड का नव निर्माण भी किया था, आवाज फिर इको हो रही है। तो आदरणीय मरांडी जी ने भी इसी तरह की कवायदत शुरू की थी, नक्सलियों को समझाने का प्रयास किया, सरेंडर करवाने का प्रयास किया, और उस समय भी तकरीबन 100 के लगभग नक्सली सरेंडर किए थे और उनका पुनर्वास हुआ था, और वो अभी अपना सुखमय जीवन अपने परिवार के साथ जी रहा है। हालांकि वो बहुत छोटा कार्यकाल था, 28 महीने की सरकार थी आदरणीय बाबूलाल जी की, और जब बचे हुए जंगल के नक्सलियों ने बाबूलाल जी के इस कार्य को देखा तो वो अपनी खौफ में बाबूलाल जी के पुत्र की हत्या कर दी थी, आपको याद होगा। बावजूद आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने नक्सली अभियान के खिलाफ चीजें जारी रखी, और उसी का करिश्मा है कि जो भेलवा घाटी का नरसंहार हुआ था, जो चिलखारी का नरसंहार हुआ था, आज आप वहां घूम करके आ जाइए, आपको ढूंढने से भी एक नक्सली उदयबाग, तीसरी, गांवा, इन एरिया में जहां नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था, आपको ढूंढने से भी नक्सली नहीं मिलेंगे। तो हमारी कोशिश, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश हमेशा से रही है कि युवा मुख्य धारा में आवे, अपनी काबिलियत को समझे, जिंदगी के महत्व को समझे, अपने परिवार के महत्व को समझे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बचे हुए अपने भाइयों को, जो जंगल में अभी भी खाक छान कर रहे हैं, अभी भी खाक छान मार रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि आप सरेंडर करें, आप मुख्य धारा में लौटें। केंद्र की सरकार आपके पुनर्वास के लिए हर चीज करने के लिए तैयार है। आपका जो हुनर होगा, आपको कानूनी सहायता भी दी जाएगी, आपको आर्थिक मदद भी दी जाएगी, और आप परिवार के साथ जो एक सामान्य जीवन व्यक्ति जीता है, उस जीवन में आप लौट आए। लेकिन विजय सिन्हा जी की भी बातें कुछ बहुत उल्लेखनीय है, जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। आज विजय चौरसिया जी के ऊपर हम मुकदमा करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत दिन से ही हमको सिन्हा सिन्हा बोल रहे हैं। अब विजय चौरसिया जी को हम हाईकोर्ट ले जा रहे हैं। जी, विजय सिंह जी। तो विजय सिंह साहब जो बात कह रहे हैं, मैं उससे भी इत्तेफाक रखता हूं। हम लोग ये भली बात ही जानते हैं, मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूं, विजय भाई भी पत्रकार रहे हैं और मैं भी मुफस्सिल एरिया का पत्रकार रहा हूं। तो मैंने 2-4 होता देखा है थाने में, कैसे परिवार घिघियाते हैं, कदम पड़ते हैं, बड़ा बाबू छोटा बाबू को, कैसे अपनी जमीनों की रसीद कटाने के लिए कर्मचारियों के पीछे पीछे घूमते हैं, सीओ के कदम चूमते हैं। और अब तो ऐसा हो गया इस सरकार में खास करके कि एक रैकेट सा बन गया है भूमाफियाओं का, जो थोड़ी सी भी सुराख देखा और आपकी जमीनें लूट ली। ऐसा ही कवायदत 60-70 के दशक में हो रहा था, और लोग इसी से प्रताड़ित होकर के अपनी जमीनों को लूटता हुआ देखता था, अपने परिवार को लूटता हुआ देखता था, अपनी माँ बहनों को लूटता हुआ देखता था। और ना उतनी परखर तरीके से हर गांव कस्बे में मीडिया थी, ना मीडिया की पहुंच थी, ना अपनी आवाज वो दे पाता था, ना थाना प्रभारी और मुखिया पे कोई कार्रवाई होती थी। तो तंग आकर के वो लोग घाटी का रास्ता अपना लेते थे, जंगल का रास्ता। विजय जी, मैं आपको रोकता हूं, हमारे साथ हेमंत जी फिर से जुड़ चुके हैं। हेमंत जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हेमंत कुमार जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, फिर से डिस्कनेक्ट हो गए जी। विजय चौरसिया जी, दोहराइए बात को, कंप्लीट कीजिए। तो मैं फिर कह रहा हूं कि विजय भाई का जो इशारा है, आज भी थाने बिक रहे हैं, आज भी अंचलों की बोली लगाई जा रही है। बहुत सारे दरोगा पहले सामाजिक कार्यों में भी जाते थे, मंच में चढ़ करके भाषण देते थे, जुआ उसको आइकॉन समझता था उस वर्दी वाले को। अब परिस्थिति बदल गई है। मेरे बहुत सारे मित्र थानेदार हैं, मैं उससे पूछता हूं, यार कुछ सामाजिक कार्यों में क्यों नहीं समझ देते?
तो उनका कहना रहता है कि भाई टारगेट पूरा करना पड़ता है, ऊपर तक पहुंचाना पड़ता है, नहीं पहुंचाएंगे तो थानेदार ही नहीं रहेंगे। आज भी परिस्थिति वही है। अगर जो आज फ्रस्ट्रेटेड है तो थाना और अंचल उसका सबसे बड़ा कारक है, और वो कारक इसलिए है कि थाना और अंचल आज खुलेआम गोली लगाई जा रही है, बिक रहा है, और वो व्यक्ति जो थानेदार और सीओ बन के जाता है उसको ये डर समाता है कि जो टारगेट हमको मंथली और साल का दिया गया, या साल तो छोड़ दिए, साल तो कोई रहता नहीं, तो अगर उसको हम पूरा नहीं करेंगे तो ये चेयर हमसे छीन जाएगी। इसलिए फिर मैं कहता हूं कि सरकार को इसमें सोचना पड़ेगा, उनके मंत्रियों को सोचना पड़ेगा। सिर्फ बड़बोलेपन से काम नहीं चलेगा। जब सरकार ही आइटम सॉन्ग में अभिनय करना स्टार्ट कर देंगे उसके विधायक, तो जमीनी चीजों का एहसास थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि सरकार को अभी भी जगने की जरूरत है। नक्सल तो खत्म हो जाएगा, लेकिन युवाओं में जो आक्रोश है अभी वर्तमान झारखंड सरकार के सिस्टम का, वो आक्रोश कैसे खत्म किया जा सकता है? ठीक है विजय सिंह जी, हम आपका रुख करते हैं। कहीं ना कहीं जब नक्सलियों ने हथियार उठाया तो बहुत हद तक हथियार का जवाब हथियार से देना भी बनता है, इसलिए हमारी सैन्य जो पारा फोर्सेस की उसकी कार्रवाई हो रही है और तमाम जगहों पर। लेकिन बहुत हद तक जिस तरह से विजय चौरसिया जी कह रहे थे कि अगर अतीत में हम जाएं तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार की निकम्मापन रहा है और कुछ पॉलिसी पैरालिसिस भी रही है, सोच की कमी रही है। लेकिन आज जब हम इस मुकाम तक पहुंच गए हैं तो कहीं ना कहीं 2-3 वो टर्निंग पॉइंट क्या रहे जिससे लेकर हम ये कह सकते हैं कि हाँ, उस दिन से हमने नक्सलवाद को खत्म करने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। हम ग्रीन हंट ऑपरेशन का भी जिक्र करेंगे, हम आज की सरकार की पॉलिसी का भी जिक्र करेंगे। साथ ही साथ ये बात भी सामने जरूर आएगी कि क्या सिर्फ नक्सलियों के खिलाफ इस तरह के ऑपरेशन की संख्या बढ़ाकर या इस तरह के एक्सरसाइज से ही नक्सलवाद को खत्म किया जा सकता है और हम अपने मकसद को हासिल कर सकते हैं। और दूसरा बात ये भी कि जिस तरह से क्रेडिट लेने की होड़ है तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ से बचना चाहिए, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, क्योंकि यहाँ पर साझा कोशिश हुई है और यहाँ पर अगर क्रेडिट जाए तो फिर दोनों को जाए। जी सवाल है, मैं ये मान करके चलता हूं कि ये पॉलिटिकल क्रेडिट गेम का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा और वो लोग करेंगे भी, और इसको हमको लगता है कि पूर्ण विराम हम और आप नहीं लगा सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकारें एक दूसरे के साथ जो क्रेडिट को लेकर के जो छीना झपटी करती हैं वो शुरू से होता रहा है, आज भी हो रहा है, कल भी होगा, तो उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप क्रेडिट लीजिए बट काम भी कीजिए, और बंदूक का जवाब बंदूक होना चाहिए, ऐसा मैं सैद्धांतिक रूप से मानता हूं। और ये लेकिन लोग बंदूक उठाते क्यों है, इसी पर डिबेट होना चाहिए कि कोई बंदूक उठाए ही ना। अगर आप मान करके चलिए कि झारखंड के अंदर, उड़ीसा के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, बिहार के अंदर एक नक्सल कॉरिडोर अगर डेवलप अगर कर जाता है तो ये सिस्टम पर कुठाराघात है। अभी मैं थोड़ी देर पहले पीडीएस के सिस्टम को लेकर के आलोचना कर रहा था, लेकिन एक बात मैं पीडीएस सिस्टम की मानता हूं कि जो भुखमरी के कगार पर है, जो वाकई जिनके पास खाने को अनाज नहीं है उनको बैकअप दे रही है सरकार, ये अच्छा कदम है, लेकिन इसकी संख्या कम होनी चाहिए। इस पर मैं बार बार जोर दे रहा हूँ। सरेंडर पॉलिसी का जिक्र विजय भाई कर रहे थे, मैं उसका भी समर्थन करता हूँ कि जिस ढंग की सरेंडर पॉलिसी चल रही है लोगों को फायदा उठाना चाहिए, नक्सलियों को प्रोत्साहित होना चाहिए, उसको अडॉप्ट करना चाहिए। आप जीरो पोजीशन पर सोसाइटी में नहीं लौट रहे हैं। सरकार ने आपके लिए एक सरेंडर पॉलिसी बनाई है, आपके लिए अवसर है, आपके लिए आर्थिक पैकेज है, आपके लिए सुरक्षा को इनहेंस करने का जो तरीका है वो सरकार को एड ऑन करना चाहिए। पहले से अवेलेबल है लेकिन उस पर और काम करने की जरूरत है। बाबूलाल मरांडी जी का जिक्र हो रहा था चिवरुडी नरसंहार को लेकर के, जिस ढंग से उन्होंने अपने पुत्र अनूप मरांडी जी को खोया, ये बहुत दुखद भी रहा। उस टाइम में मैं पत्रकार था उस वक्त, और हमको लग रहा है कि हम लोग भी कवर कर रहे थे उन सब चीजों को, लेकिन एक मुख्यमंत्री अपने पुत्र को खो रहा है नक्सलवाद के कारण, ये बहुत खराब स्थिति था। और इसको मान सकते हैं कि वो जो दौर रहा है झारखंड के अंदर नक्सलवाद का एक चरम दौर रहा है, ये खराब उदाहरण रहा है। लेकिन जिस ढंग से इच्छा शक्ति बाबूलाल मरांडी जी ने दिखाई थी, हमको लग रहा है कि वो उनका भुगतान उनको करना पड़ा, उनको निजी नुकसान हुआ। लेकिन जिसको कहते हैं कि बाबूलाल मरांडी को हम लोग भी एक विजनरी लीडर के रूप में मानते हैं। मैं जब पत्रकार था उस वक्त भी मैं इस चीज को बार बार अपने चैनल पे भी कहता था, लिखता भी था
कि उन्होंने आते ही झारखंड के लिए जो सबसे बड़ा और सबसे पहला काम किया था वो था रिमोट एरियाज को पुल पुलिया और सड़क से जोड़ने का काम। तो ये जो सरफेस कनेक्टिविटी का इनिशिएटिव जो बाबूलाल मरांडी जी ने किया था, और मुझे अच्छा और भी लगा कि जब वो उनके सरकार के कार्यकाल के बाद जब रिमूव किए गए और अर्जुन मुंडा जी जब आए उनको रिप्लेस करके, तो उन्होंने भी उसको जारी रखा कि जो गांवों की जो सड़कें हैं, जो पुल पुलिया है, उस पे जो काम हो रहा है बाबूलाल मरांडी जी के सरकार में जो शुरुआत हुई थी उसको उन्होंने भी आगे बढ़ाया। तो आप जो कह रहे थे कि समस्या का समाधान क्या है, मैं मानता हूं कि आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करके, आप भी अभी थोड़ी देर पहले हम लोग गए हुए थे जो बाई इलेक्शन हुआ है घाटशिला में, आपको आश्चर्य होगा इस बात को सुन करके, हम लोग भी अचंभित थे कि वहां के रिमोट एरियाज में, शहरों में मोबाइल का टावर है, लेकिन आप जब दूर दराज आदिवासी गांव में जा रहे हैं तो वहां मोबाइल का नेटवर्क नहीं है। तो इन सब चीजों पर सरकार को काम करने की जरूरत है। कनेक्टिविटी होना चाहिए, जो खास करके जंगल और जंगल के करीब रहने वाले जो लोग हैं उनको अगर सड़क की सुविधा मिले, उनको अगर पेयजल मिले, उनको अगर बिजली की सुविधा मिले, मोबाइल नेटवर्क मिले, पीडीएस का रेगुलर चावल मिले और रोजगार का अगर अवसर उनको मिलता है, तो हमको लगता है स्वास्थ्य की सुविधा अगर उनको मिलता है, तो इन सब चीजों को दे करके नक्सलवाद से काफी हद तक हमको लगता है कि मुक्ति पाई जा सकती है। सरकार को फोकस होकर के इस पर काम करने की जरूरत है। हम तो आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक मांग भी करना चाहेंगे कि सरकार को इन एरिया को लेकर के पहले भी वो डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाते रहे, बहुत सारी स्कीम बनाए हैं लोगों ने, बहुत सारा फंड मोबिलाइज किया है इन एरिया के विकास को लेकर के, उस फंड में इजाफा होना चाहिए। आप अगर अभी डीएमएफटी का फंड बहुत लूट खसोट भी हो रहा है, बहुत बंदर बाट भी हो रहा है, लोग घपले घोटाले भी कर रहे हैं, तो थोड़ा डीएमएफटी का भी मदद अगर उन एरिया में अगर हो जाए, उस फंड से भी अगर कम पड़े फंड, तो डीएमएफटी की भी मदद लेकर के उन इलाकों का विकास अगर सरकार कर सकती है तो सरकार को इनिशिएटिव करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विजय चौरसिया जी, देखिए विजय सिंह जी की बातों से एक बात सब कुछ समझ में आई, आखिर सब कुछ घूम फिर कर विकास योजनाओं पर, रोजी रोटी की समस्या पर आकर जम जाती है। तो कहीं ना कहीं अब सरकार को इन्हीं तमाम चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना होगा। भले ही नक्सली खत्म हो जाए, भले ही नक्सलवाद खत्म हो जाए, लेकिन अगर ये सब तमाम समस्याएं रहीं तो फिर आने वाले दिनों में भी इस तरह की चीज़ें या परेशानी हो सकती है, इस तरह की चुनौतियां हो सकती हैं। भले ही नक्सलवाद का माहौल ना हो, लेकिन इसके समकक्ष कुछ और परिस्थितियां भी हो सकती है जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं अंतिम आदमी को ही भुगतना पड़ता है। आपसे एक चीज़ हम ये जानना चाहेंगे कि बहुत हद तक सरकार की सोच और उसकी इच्छा शक्ति भी बहुत हद तक इसमें असरकारक होती है किसी भी बड़े बदलाव के लिए, और अगर नक्सलवाद को हम खत्म करने जा रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी कामयाबी है सरकारों के लिए भी। लेकिन आपको लगता है कि इस पर क्रेडिट की राजनीति छोड़कर आपसी एक दूसरे को साथ लेकर साझी सफलता की बात होनी चाहिए, और इस बात से सरकार के साथ साथ आम लोगों को भी जोड़ना चाहिए। चौरसिया जी। मन से पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूं, और ये पूरा क्रेडिट मैं उन जवानों को देता हूं जिन्होंने जान हथेली पे लेकर के जंगलों को घेरा और इस नासूर को खत्म करने में लगे हुए, अपनी परिवार की चिंता किए बगैर। मैं उनके स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। दूसरी बात, बहुत बार बार विजय जी पीडीएस की बात उठा रहे हैं और ये भी मान रहे हैं कि जो अंतिम छोर का व्यक्ति है उसको कम से कम खाने को अनाज तो मिला। मैं आपको बताऊं, अगर आप उस अंतिम व्यक्ति के घर में जाकर के देखेंगे ना, तो पीडीएस की आलोचना करना आप बंद कर देंगे, जिसके लिए एकमात्र सहारा ही है, और नहीं तो वो जमींदार। आलोचना नहीं कर रहा हूँ विजय जी, नहीं, मैं आपकी बात पे आऊंगा विजय बाबू, मैं आपकी बात करने की बात कर रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, मैं वहीं पे आऊंगा, मैं वहीं पे आऊंगा। अगर 80 करोड़ लोगों को अगर हम लोग पीडीएस बिल्कुल ये ठीक नहीं है, बिल्कुल संख्या घटाने पर मैं बात कर रहा हूँ कि संख्या घटाई जानी। मैं वहीं पे आ रहा हूँ, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। मैंने देखा है कि कैसे जमींदारों के पैरों के नीचे लौटते थे 2 किलो अनाज के लिए, कैसे उसके जमीनें पुरखों तक बंधक रखा जाता था। आप उस व्यक्ति को देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि उसके लिए अमृत तुल्य है, वो वरदान है, नहीं तो वो बेचारा मर जाता, उसका परिवार मर जाता। दूसरी बात है, विजय जी ने जो बात कही, बुलेट से आता है, आईटीआर भरता है, कार से भी आता है विजय भाई, और अनाज लेकर के चला जाता है। ऐसे हरामखोरों के लिए मैं इस डिबेट में
ऐसे वर्ड नहीं निकालने चाहिए, लेकिन दिल से निकलता है। एक तो उसको खुद सरेंडर कर देना चाहिए। दूसरा, ये जिम्मेवारी राज्य सरकार की है विजय भाई। केंद्र सरकार अनाज दे सकती है, मॉनिटरिंग राज्य सरकार को करना है, लेकिन राज्य सरकार का मंत्री बोलता है कि भाई आधा किलो मार लेता है तो क्या हर्जा होता है। आप बताइए कि सिस्टम कैसे सुधरेगा भाई। इसीलिए मैं कहता हूं, ये सरकार इतनी अराजक है, इसको भान ही नहीं है, महसूस ही नहीं है कि हमें करना क्या है, नहीं करना। क्रेडिट चाहिए, मैं क्रेडिट पूरी तरह से दे देता हूं भाई, क्रेडिट ले लो। आपने आधा किलो अनाज चुरा लेने के लिए भी डीलर को प्रेरित ही कर दिया आपने। तो ऐसे में वो डीलर किसी बुलेट वाले को, किसी रसूख वाले का नाम काटेगा? उसकी उतनी हैसियत है? ये कहना चाहिए था माननीय मंत्री को कि भाई तुम गांव का व्यक्ति हो, तुम डीलर हो, तुम्हें पता है कौन पॉवर्टी में है, कौन बिलो पॉवर्टी है, कौन लेने के लिए मतलब पात्र है, कौन कुपात्र है। इन कुपात्रों का नाम तुम डिलीट करो, तुम आगे भेजो। ये ना दे करके मंत्री संदेश देते हैं कि आधा किलो अनाज डीलर मार लेता है, कम देता है तो क्या गुनाह करता है। तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। हम ये मानते हैं केंद्र सरकार का रिजर्व बल, सीआरपीएफ, उसके कोबरा बटालियन, 209वीं बटालियन ने ये काम कर दिया, साफ कर दिया, लेकिन उसको पुनर्वास में भी आपकी जरूरत है, राज्य सरकार की जरूरत है, उसकी सुरक्षा में भी राज्य सरकार की जरूरत है। और जो अभी विजय भाई उठाए कि उन दूरस्थ इलाकों में मोबाइल का टावर नहीं है, किस युग में है झारखंड, आप समझिए। इसमें सरकार को क्या करना है? सिर्फ आपका विजन नहीं है, आप चाहते नहीं है, आप उस एहसास तक जो महसूस विजय सिंह साहब ने किया है, वो महसूस ही वहां के जनप्रतिनिधि मंत्री को नहीं हो रहा है। तो क्या कहा जाए? ठीक है, इसलिए मैं फिर बिल्कुल विजय चौरसिया जी, आपकी बात बहुत हद तक सही भी है और प्रासंगिक भी है, और इन तमाम चीज़ों पर हम जरूर बहस करेंगे और बहुत जल्दी इस बात पर बहस करेंगे, क्योंकि लोगों के भोजन के अधिकार का मामला है और अगर उस पर डकैती हो रही है तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है और सिस्टम को आज नहीं तो कल आईना दिखाना होगा। इस पर यकीन के साथ मानिए कि हम इस पर बहस करेंगे और आप लोगों के साथ भी बहस करेंगे। आपने तमाम केंद्रीय बलों का जिक्र किया, उसमें हम झारखंड पुलिस और झारखंड जगुआर को भी जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि उनके बिना ये ऑपरेशन अधूरा नहीं था। वो भी जवान हैं, वो भी हमारे बीच के लोग हैं और हमें उन सबको क्रेडिट देना होगा। हमारे साथ हेमंत कुमार जी जुड़ चुके हैं। अगर सुन पा रहे हैं हेमंत जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, आपसे बस मेरा एक ही सवाल है, क्योंकि हम बहुत अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं कार्यक्रम का। आपको क्या लगता है वो कौन से फैक्टर रहे जिसके कारण हम आज ये बात कह सकते हैं कि हम 2026 मार्च तक नक्सलवाद को देश से खत्म कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है नक्सलवाद के लिए हमारे पास जो कारण भी नक्सलवाद बढ़ने का था, तो वो जो आर्थिक और सामाजिक असमानता थी, उसको जब तक आप दूर नहीं करेंगे, जब तक उनके लिए आप रोजगार की व्यवस्था नहीं करेंगे, उनके वनों का अधिकार उनको नहीं लौटाएंगे। आर्थिक असमानता तो आज भी बनी हुई है जी। तो ये तो अगर जब तक ये बनी रहेगी, किसी न किसी रूप में ये नक्सलवाद या उग्रवाद आता रहेगा। ये इतना आसान नहीं है खत्म करना। अगर सरकार तो हम लोग नक्सलियों को खत्म कर रहे हैं, नक्सलवाद को खत्म नहीं कर रहे हैं, आपका यही कहना है? करेक्ट। आप नक्सलियों को खत्म कर सकते हैं, लेकिन जो विचारधारा है जिसके चलते समांती विचारधारा को जो उपजा था, जो जमींदारी व्यवस्था थी, जो इन लोगों के, देखिए ये सिंपल सी बात है ना, आप जिस चीज को चाहते हैं सामाजिक न्याय, अगर ये सामाजिक न्याय की परिभाषा को पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं करेंगे, एक्सेस टू जस्टिस को डिफाइन नहीं करेंगे, तो आप अंत्योदय, तो जिसको आप कहते हैं कि अंतिम व्यक्ति तक न्याय, अगर वो नहीं मिलता है, तब तक नक्सलवाद का जो सोच है वो खत्म नहीं होगा। आप नक्सलवादियों को मार देंगे, लेकिन उनको मुख्य धारा में लाने के लिए जो सरकारें कदम उठाई है वो बहुत हद तक बहुत अच्छी है, लेकिन ये पहले उठ जाना चाहिए था। 1967 से अगर ये व्यवस्था चल रही है तो कहीं ना कहीं सरकार की कमियां थी, सरकार के लोग की कमी थी, प्रशासनिक व्यवस्था में कमी थी, न्याय व्यवस्था में कमी थी। इसके लिए तो दोष एक व्यक्ति के सिर्फ नक्सलियों को दोष देना गलत होगा। नक्सलवाद उड़ने के पीछे जो कारण थे उसको दूर करना ज्यादा जरूरी है। वो अगर हम दूर कर लेते हैं तो नक्सलवाद स्वतः समाप्त हो जाएगा। समानता का अधिकार, आप आर्टिकल 14 की बात जब करते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए, ऊपर के तबके और नीचे के तबके में अगर न्याय बांटना है तो समान रूप से बांटना है। समाज से जब तक ऊंच नीच, गरीबी, अमीरी का दर कम नहीं होगा, तब तक ये नक्सलवाद वाली विचारधारा खत्म नहीं हो सकती है। विचारधारा को खत्म करने के लिए
सरकार को और पॉलिटिकल विल को, दोनों को बहुत जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करना होगा और दिखाना होगा कि आप उनके लिए भी उतना ही तत्पर हैं जितने आप अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का। जिस तरह से सारंडा में ऑपरेशन चल रहा है, कहने को तो आंकड़े बहुत सुंदर लगते हैं कि हमने 21 नक्सलियों का खात्मा कर दिया, और हर बार उस बात का जिक्र होता है कि मार्च 2026 तक हम देश से नक्सलवाद को खत्म कर भी देंगे। और जिस तरह से हमारे सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चल रहा है, हम मान सकते हैं कि मार्च 2026 कहीं ना कहीं, या ये साल, देश से नक्सल को खत्म करने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन इस डिबेट में वही बात सामने आई कि वो चुनौतियां आज भी हैं, वो असमानताएं आज भी हैं, आर्थिक असमानता हो या फिर न्याय की असमानता हो, वो चीज़ें हैं। और कहीं ना कहीं अगर इस चीज़ को हमने दूर नहीं किया तो फिर आने वाले दिनों में ऐसी समस्या या ऐसी चुनौती हमें कुछ और रूप में सामने आ सकती है। आज की बहस में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।